अस्सलाम स्टूडेंट्स, ये P4 के लिए वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। मैं क्लिकिंग साउंड रिमूव नहीं कर पाया पेन के साथ, अब टाइम थोड़ा रह गया है तो मैं ये साथ साथ ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारे पास सबसे पहले लेबॉर्ट्री अपरेटस है। P4 के अंदर मैंने 2 वीडियोस आपको पेपर की बना के सेंड की, वो आपने आई थिंक सो देख ली होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कह रहे थे कि एक ही दफ़ा ना सारे जो हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स उनका वीडियो बन जाए, तो ये उसके लिए है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने ना ग्लासवेयर अपरेटस का ध्यान रखना है। बड़ा आसान सा सवाल होता है, अपरेटस का पूछ लेता है। तो ये देख लीजिएगा, ये टेस्ट ट्यूब है, कॉनिकल फ्लास्क है, बीकर, गैस रिन, फनल, स्पैचुला, ग्लास रोड, वॉच ग्लास है। ये मोटार है, ये बड़ी दफ़ा पेपर में आया है, ये याद रखिएगा। ये मोटार, इवेपोरेटिंग डिश, इसको चाइना डिश ना लिखिएगा, इवेपोरेटिंग लिखिएगा। क्रूसिबल और उसका लिड है, ठीक है। पिपेट, ब्यूरेट और मेजरिंग सिलेंडर आपको पता है। मोटार जो होता है ना, ये सॉलिड मटेरियल को पेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है पाउडर फॉर्म में। बैलेंस आपको पता ही है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। टंग जो होती है ये चीज़ों को है पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। ड्रॉप वो जैसे होता है मेडिसिन की दवाइयों के अंदर ड्रॉपर होता है, उसके लिए होता है। ये थिसन फनल होती है, ड्रॉपिंग फनल है, डिलीवरी ट्यूब है, ट्राइपॉड स्टैंड है, थर्मोमीटर है। ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं आपको। बंसन बर्नर है, कंडेंसर में ये आपके पास वाटर इन है और ये आउट है। ऊपर वाला आउट होगा, नीचे वाला इन होगा, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिएगा। ग्लास जार आपके पास है, वायर गॉज है, क्लैंप है, यू ट्यूब है। अब ये कुछ एक्सपेरिमेंट उसने सेट किया हुआ है, ठीक है। ये ड्रॉपिंग फनल है, ये डी क्या है, ये डिलीवरी ट्यूब है, बी फ्लास्क है। मतलब एक तरह का बनाया हुआ है उसने एक एक्सपेरिमेंट। अभी इसका बस उसने वो जो ग्लासवेयर को जोड़ा हुआ है। ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है सारा का सारा। ये भी, इसको भी देख लीजिएगा क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस इन द लेबॉर्ट्री, ये पेपर में बड़ी दफ़ा आया है कि आप प्रिकॉशंस क्या इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब फ्लेमेबल लिक्विड एग्जांपल है एथेनॉल वगैरह को हम हीट करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम हीट करते हैं वाटर बाथ के अंदर, ठीक है। वाटर बाथ के अंदर इसलिए करते हैं ताकि जो फ्लेम है वो डायरेक्टली एथेनॉल को टच ना करते हैं। फ्लेमेबल है, आग लग जाएगी फ़ौरन। ये एक इसका प्रिकॉशंस हो गया। उसके बाद है जो गैस वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे HCl का बोतल का ढक्कन आपने ओपन करना, उसमें HCl गैस निकलनी है, उसको हमेशा फ्यूम एवेपोरेटर में रखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फ्यूम एवेपोरेटर। इसके अंदर हम जितने भी गैसेज है ना, गैसेज वाले एक्सपेरिमेंट हम इसके अंदर करते हैं। तो जो फ्यूम्स होते हैं वो यहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं और यह मोटर लगी होती है इसकी, और यहाँ से ये ऊपर निकल जाते हैं। हम होल्ड द ऑब्जेक्ट विद टंग्स टू अवॉइड बर्निंग योर हैंड, हम टंग के साथ उसको पकड़ेंगे ताकि हमारा हाथ ना जले। उसके बाद सेफ्टी ग्लासेस वियर करेंगे ताकि आई स्प्लैशेस ना हो। ग्लव्स वियर करेंगे ताकि क्रोसिव सब्सटेंस एसिड और बेस हमारे हाथों को ख़राब ना कर दें। एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिपीट ईच रीडिंग 3 टाइम्स टू ऑब्टेन एवरेज, जो कि मोर एक्यूरेट रिजल्ट होगा। मेजर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यूजिंग ब्यूरेट इंस्टेड ऑफ मेजरिंग सिलेंडर बिकॉज इट इज़ एक्यूरेट। ब्यूरेट ज़्यादा एक्यूरेट होती है, पेपर उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है। मेजर वॉल्यूम ऑफ गैसेस गिवन ऑफ इन एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग गैस रेंज बिकॉज इट इज़ मोर एक्यूरेट। ये गैस रेंज के साथ आप करेंगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेट आ जाएगा। उसके बाद देखिए, ये कोई सॉलिड ड्राई कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके लिए मैं ये इस्तेमाल करता हूँ ड्राई बिटवीन फिल्टर पेपर। हम डेसिकेटर में इस्तेमाल करते हैं, इसका खैर इतना आपके पेपर में नहीं है। ये इसके अंदर होल होते हैं, इसके ऊपर हम अपना वाटर एब्जॉर्बेंट रख देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड रखेंगे, सिलिका जेल रख देंगे, तो वो क्या करता रहेगा, उसमें से वो एब्जॉर्ब करता रहेगा पानी, और कुछ अर्से बाद हमारा सॉलिड ड्राई हो जाएगा, ठीक है। हजार्डियस सिंबल है, ये हार्मफुल का सिंबल है, ये टॉक्सिक का है, फ्लेमेबल, क्रोसिव, रेडियो एक्टिव, एक्सप्लोजिव, ऑक्सीडाइजिंग, स्पोर्ट्स फायर। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, आपको लेबलिंग भी आ सकती है, हजार्डस लेबल भी आ सकता है। उसके बाद है ग्राफ ड्रा करते हुए जो एनामलस रिजल्ट होता है ना, वो ये होता है, मतलब आपने कर्व ड्रा किया है तो उसके कर्व के अंदर एक आपके पास ऐसा रिजल्ट आ गया है जो कि बिल्कुल अलग थलग है, कर्व के अंदर नहीं आना। दिस इज कॉल्ड एनामलस कर्व। ये एनामलस नहीं है, ये तो कर्व ही है सारी, ठीक है। इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये एक कर्व है, उसमें से एक बाइट है, तो इसको हम एनामलस रिजल्ट कहते हैं। उसके बाद है इन द टेस्ट ऑन सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन के अंदर टेस्ट क्या करते हैं, अगर सॉलिड कलर्ड है, ये बात याद रखिएगा, तो आपका ट्रांजिशन मेटल है ये, ठीक है। अगर कलर नहीं है तो फिर हमारे पास कोई और है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है, कुछ और है, ठीक है।
उसके बाद इफ नो ट्रांजिशन मैटर इट इज़ वाइल सॉलिड और कलर सॉल्यूशन व्हेन सॉलिड हीटेड द कंडेंसेशन फॉर्म्स एट द टॉप ऑफ द ट्यूब इट इज़ ए हाइड्रेटेड सोल्यूशन सॉलिड। मतलब वो कहता है कि अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के सॉलिड को हीट करते हो और ऊपर आपको कंडेंसेशन के वेपर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये जो है ना हाइड्रेटेड था और इसमें से जितना पानी निकला वो यहाँ पे कंडेंस हो रहा है। ये कलेक्टिंग गैस का एक्सपेरिमेंट है। अब बड़े गौर से देखिएगा, कलेक्टिंग गैस के हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। ये जो गैस है ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट हम उसके लिए कराते हैं जो कि हवा से लाइटर हो। जो भी गैस हवा से हल्की होगी वो ऊपर जाना शुरू कर देगी, एटमॉस्फेयर में अपर जाना शुरू कर देगी। ऐसे ही गैस के लिए हम ये डाउनवर्ड ये डिलीवरी ट्यूब वाला काम इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको डाउन रख देते हैं, जो गैस निकलती है वो यहाँ पे इकट्ठी होती जाती है। अब उसने ऊपर जाना था, नीचे तो आना नहीं है, नीचे नहीं आ पाएगी क्योंकि हवा का प्रेशर है, तो नीचे आ नहीं पाएगी, ऊपर जाएगी वो, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती रहेगी और ये इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। ये होती है ऐसी गैस जो हैवियर होती है इनके। अब वो गैस इकट्ठी होगी, यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी सारी की सारी। जब यहाँ पे इकट्ठी होगी इससे ऊपर नहीं जाएगी, मतलब गैस हैवी है तो हवा से नीचे ही रहना है। ये ऐसी गैस के लिए होता है जो कि पानी के अंदर इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। तो फिर हम ऐसी गैस को पानी के अंदर से गुजारते हैं क्योंकि पानी के अंदर उसने हल तो होना नहीं है, तो जो खाली ड्राई गैस है वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और जो पानी होता है ना उस गैस के अंदर वो इधर ही रह जाता है सारा का सारा। ये होता है कलेक्टिंग गैस के एक्सपेरिमेंट में। वॉल्यूम ऑफ द गैस के लिए आप सीधी गैस रेंज इस्तेमाल करेंगे। ये वॉल्यूम इसके लिए हमारे पास है पूरा का पूरा, क्या उसका नाम है, स्कीमेटिक डायग्राम है। उसके अंदर स्कीमेटिक डायग्राम है ना, लेबल्ड डायग्राम है, आप देख लीजिएगा क्या क्या ऐड किया हुआ है। इसमें जो भी गैस बनेगी वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी और आप यहाँ से वॉल्यूम ये कर लेंगे उसका। उसके बाद ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास लिक्विड अल्केन ऑन मिनरल वूल होती है, ठीक है, और ये हम ब्रोकन टाइल होती है और वेरी स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं इसको। जब हीट करते हैं तो यहाँ से जो गैसेज प्रोड्यूस होती है और लिक्विड होते हुए यहाँ तक आती है। मस्ट बी रिमूव बिफोर हीटिंग, स्टॉप प्रिवेंट द बैक सक्शन और वाटर। तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद है कॉटन वूल वाला एक्सपेरिमेंट है, इसको देख लीजिएगा। ये लिक्विड्स को होल्ड करने के लिए होती हैं, ये कितनी दफ़ा पेपर में नहीं आया हुआ, आप खुद ही रीड कर लीजिएगा इसको। ये सक्शन पंप वाला है, ठीक है। बाद रिएक्शन बहुत स्लो हो जाते हैं तो हम यहाँ पे ना सक्शन पंप लगा देते हैं यहाँ से। ये वैसे तो कंबशन प्रोडक्ट को चेक करने वाला एक्सपेरिमेंट है। इसमें जो भी गैस आएगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, और यहाँ से आएगी। अब गैसेज बहुत स्लो आ रही होंगी, मैं यहाँ पे सक्शन पंप लगा दूँगा और यहाँ से हवा को बाहर निकालना शुरू कर देगा। जहाँ से ये यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये ज़्यादा गैसेज यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। ये एयर लॉक है, ठीक है। इस एयर लॉक को भी देख लीजिएगा, ये इसके अंदर पानी खड़ा कर देते हैं जिसकी वजह से एयर लॉक हो जाता है, हवा आगे नहीं जा पाती। एक एक्सपेरिमेंट है, द टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। ये आपको अच्छे से ग्राफ पता है वो क्या है, वो आप कर लेंगे। टेम्परेचर मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं, ये भी इतना नहीं है आपके पेपर के अंदर। ये स्टॉपवॉच कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको पता ही है। नोट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, रिलायबल रीडिंग। अच्छा, रिलायबल रीडिंग क्या होती है, कैन बी रिपीटेड टू गिव सम सेम रिजल्ट, ठीक है। ये रिलायबल रीडिंग है, आप बार बार एक्सपेरिमेंट करते हो और सेम रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं ये रिलायबल है। मतलब मैंने आयरन के लिए टेस्ट किया है, मेरे पास आयरन 2 का ग्रीन कलर आ रहा है, 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, 3 दफ़ा ग्रीन आया, तो हम ये एक रिलायबल रिजल्ट है। वैलिड रिजल्ट क्या होता है, मय्यद वर्क इज इंटेंडेड। वैलिड रिजल्ट ये है, मैं किसी साल्ट को टेस्ट कर रहा हूँ, उसमें आयरन मौजूद है, उसके लिए मैं टेस्ट करता हूँ, मुझे कंफर्म है कि इसके अंदर आयरन है, और जब मैं टेस्ट किया तो मेरे पास ब्राउन कलर आ गया आयरन 3 का, तो ये एक वैलिड रिजल्ट है सारा का सारा। नेक्स्ट है एक्यूरेट रीडिंग। एक्यूरेट रीडिंग क्या है, ये रीडिंग इज़ नियर टू द ट्रू रीडिंग, ठीक है। हमें पता है कि हमने पहली दफ़ा एक रीडिंग की है, या हमें पता है कि ये हमारे पास टाइट्रेशन में बेसिकली ये इस्तेमाल होता है। हम पहली दफ़ा जब टाइट्रेशन करते हैं तो उसकी एक रीडिंग आ जाती है, अगर उसकी करीब अगली रीडिंग है तो हम कहेंगे ये एक्यूरेट रीडिंग है। प्रिसीजन क्या होती है, जब आपके रिजल्ट बहुत क्लोज हो, इसका एक्यूरेसी से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्यूरेट रिजल्ट है 10.0, लेकिन मेरा रिजल्ट आ रहा है 20.0, 20.1, 20.2। These are not accurate result, but these are precise result। ये एक दूसरे के करीब है, ठीक है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज है, दोनों में फ़र्क होता है। एक्यूरेट रिजल्ट वो होता है जो हमारे रिजल्ट के करीब हो, ठीक है, जो हमारे रिजल्ट के करीब हो, और प्रिसाइज रिजल्ट वो होते हैं जो एक दूसरे के करीब हो, ठीक है।
अनएबल रिजल्ट वो होता है, या इसको हम एरर भी कह देते हैं, ऐसा रिजल्ट जो कि हमें नहीं चाहिए होता, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट में किसी ग्लिच की वजह से, कोई ख़राबी की वजह से, जो हमारी वजह से आई है उसकी वजह से आ गया, उसको हम अनएबल रिजल्ट कहते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ये आपको पता ही है, आप देख लीजिएगा, सॉलिड मेल्टिंग, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन वगैरह देख लीजिएगा। ये खैर इन सब्सटेंस लिक्विड गैस कैसे होते हैं, हीटिंग कर्व, कूलिंग कर्व आपको आती है, इसके अंदर से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सेपरेटिंग मिक्सचर वाला सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आ गया हमारे पास। सबसे पहले ये फिल्ट्रेशन वाला है, ठीक है। फिल्ट्रेशन में हम सेपरेट करते हैं एंड इनसोलेबल, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये सारा अपरेटस यूज़ होता है। ऊपर से हम अपना सोल्यूशन डालते हैं, रेजिड्यू यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जो लिक्विड होता है फिल्ट्रेट जिसको हम कहते हैं वो नीचे आ जाता है। क्रिस्टलाइजेशन देख लीजिएगा, क्रिस्टलाइजेशन हम क्या करते हैं, टू ऑब्टेन ए सोल्यूबल साल्ट फ्रॉम एन एक्वा सोल्यूशन। हमारा कोई साल्ट हमने प्रिपेयर किया और वो सोल्यूबल है, मतलब पानी के अंदर हल हो गया हुआ है। अब उस लिक्विड को हम इवेपोरेटिंग डिश में डालेंगे और उसको हीट करेंगे, और हीट तब तक करेंगे जब तक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है, तो आप उसको क्या करेंगे, एक ग्लास रोड लेंगे और उसको अपनी इवेपोरेटिंग डिश में से लिक्विड के साथ टच करेंगे और उसको ऊपर उठाएंगे। जब आप देखेंगे रॉड के साथ अगर क्रिस्टल लगे हुए हैं, पानी नहीं, अगर क्रिस्टल लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गया है। अब इसको ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और अगर पानी है तो उसको और गर्म कर लेंगे और हम सैचुरेटेड सोल्यूशन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन वाला एक्सपेरिमेंट हम दोनों को देखते हुए देखिएगा। वो कहता है बीच सैंड इज मिक्सड ऑफ ए सैंड एंड ब्रोकन शेल्स मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ब्रोकन शेल्स और बीच सैंड हमने मिक्स कर दी है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट आर्गोनिक एसिड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। प्लान एन इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ शेल मटेरियल इन ए गिवन सैंपल ऑफ द बीच सैंड। मतलब शेल मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सीधा सीधा मुझे नजर आ रहा है कि मैं सैंड मेरी HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती, कैल्शियम कार्बोनेट करता है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों मिक्सचर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दूँगा और उसका रिएक्शन कंप्लीट होने का वेट करूँगा। जब सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब है कि जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर मौजूद है वो सारा का सारा रिएक्ट कर गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और सैंड वैसी की वैसी है। अब जो कैल्शियम क्लोराइड बना है साल्ट की फॉर्म में, वो है सोल्यूबल और वो लिक्विड के अंदर मौजूद होगा, और बाद में उसको फिल्टर कर लूँगा। फिल्टर करने से फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगा, सैंड सारी की सारी ऊपर ही रह जाएगी, और बाद में इसका आप क्रिस्टलाइजेशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सारा जो कुछ भी आपने करना है ना, वो ये लिखा हुआ है। आप एक दफ़ा इसको पढ़ेंगे तो आई होप सो इट विल हेल्प यू मोर। ये भी एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है। ये इथीन डायोइक एसिड है जो कि डाइहाइड्रेट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दिस एसिड वाटर सोल्यूबल एंड फाउंड इन द रूबार्ब लीव्स। अब आपने प्लान एक्सपेरिमेंट करना है, ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ इथीन डायोइक एसिड फ्रॉम द रूबार्ब लीव्स, यू वुड प्रोवाइड द कॉमन लैबोरेटरी apparatus। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पहले लीव्स लूँगा, उसको मोटार के जरिए पेस्ट बनाऊँगा। क्रश द लीव विद सम सैंड। सैंड इसलिए कहते हैं कि वो ना क्रशिंग बहुत अच्छी हो जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास जो इलायची होती है, अगर हम उसको मिक्सर में डाल के ग्राइंड करें ना, तो वो ग्राइंड नहीं हो पाती सही। अगर उसी इलायची को चीनी के साथ मिक्स करके आप ग्राइंड करें ना, वो बिल्कुल पाउडर हो जाता है और ऐसा पता ही नहीं चलता इसके अंदर इलायची है, वरना उसकी जो ऊपर सा उसका छिलका सा होता है वो मौजूद रहता है। तो जो मिक्सिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सैंड को, पुट इनटू ए बीकर एंड ऐड वाटर। हम इसके बाद में इसको क्रश करके बीकर के अंदर डालेंगे, पानी के अंदर डाल देंगे और बाद में फ़िल्टर करेंगे। फिल्ट्रेट रेजिड्यू ऊपर आ जाएगा, फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगा, इसकी क्रिस्टलाइजेशन करवाएं, आपका इथेन डायोइक एसिड तैयार है। इसी तरह से ये कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड एंड कार्बन आर बोथ ब्लैक सॉलिड्स। कॉपर 2 ऑक्साइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन कॉपर 2 ऑक्साइड करता है और कॉपर 2 सल्फेट बना देता है, कार्बन नहीं करता। अब आप एक्सपेरिमेंट प्लान करें जिसमें आप बता सकें कार्बन यू आर गिवन ए मिक्सचर ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इन्वेस्टिगेट द परसेंटेज ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड इन द मिक्सचर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल इस मिक्सचर के अंदर आप एसिड डालेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवाने के बाद उसका साल्ट बनाएंगे, फिल्टर करेंगे, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। ये सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, आप एक दफ़ा इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये डिस्टिलेशन वाला ऑपरेटर है सारा, मैंने आपको बताया था। कोल्ड वाटर इन है, ये आउट है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। हम ये क्यों करते हैं, वाटर इन यहाँ से क्यों होता है। अगर हमने वाटर इन यहाँ से कर लिया ना, तो होगा क्या, इस साइड से पानी होके इस साइड से और इधर से बाहर, और वो पूरा कंडेंसर फिल नहीं होता। अगर हम इस साइड से पानी को फिल करें, नीचे वाली साइड से इस साइड से पानी को फिल करेंगे, तो ये पानी पूरा पहले ये बढ़ेगा और उसके बाद यहाँ से आउट होगा, ये वजह होती है। बाकी सारा अपडेट्स आपके सामने ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ये बार कॉर्क भी नहीं लगा हुआ था, ये भी देख लीजिएगा, कॉर्क भी नहीं लगा हुआ था, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे भी कॉर्क लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ कॉर्क। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, दोनों सेम होती है, सिर्फ इसमें किस चीज़ का फ़र्क होता है, ये ग्लास बीड्स का।
ये जो ग्लास बीड्स होती है ना, मेरे पास ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 78 डिग्री सेंटीग्रेड एथेनॉल का C2H5OH और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है पानी का। जब मैं ऐसा मिक्सचर डिस्टिल करूँगा ना, उसके लिए क्या होगा, जब मैं इसको हीट करूँगा तो यहाँ से पानी के भी वेपर बनेंगे और एथेनॉल के भी बनेंगे। 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अचीव हो गया, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। अब इसका मतलब है इस सोल्यूशन के अंदर जितनी भी एथेनॉल है सारी वेपोरेट होगी, लेकिन पानी भी वेपोरेट हुआ साथ। जैसे ही वो सारा मिक्सचर इधर ग्लास बीड के अंदर पहुंचेगा ना, तो ग्लास बीड क्या करेगा, पानी को दोबारा कंडेंस कर देगा और एथेनॉल को नहीं करेगा, क्योंकि एथेनॉल का तो बॉइलिंग पॉइंट रीच हुआ हुआ है, वो वैसे ही वैसे ऊपर यहाँ से आएगी और सेम प्रोसीजर के लिए जैसे पिछला था उसको क्लियर कर देगी। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया भी था। इसके अंदर जो जो भी चीज़ें हैं, बेस लाइन पेंसिल से होनी चाहिए, सॉल्वेंट आपका बेस लाइन से नीचे होना चाहिए, आपकी सॉल्वेंट फ्रंट ज़्यादा ऊपर नहीं चला जाना चाहिए, इसको क्रॉस भी कर जाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये आर वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा सारा का सारा, ठीक है। एसिड बेसिस वाला ये वाला हिस्सा कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिकेटर देख लीजिएगा, ये हमारे पास फिनोल्फथालीन थाइमोल्फथालीन भी है, ठीक है। थाइमोल्फथालीन, उसका भी कलर याद कर लीजिएगा। ये कलर्स हैं कुछ, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर हैं, ये फिनोल्फथालीन के कलर हैं, ये मिथाइल ऑरेंज के कलर हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। ये कुछ रिएक्शन है एसिड बेस के, एसिड मेटल के, मेटल कार्बोनेट के, बेस अमोनियम साल्ट, ये 4 रिएक्शन कर जाइएगा, पेपर में आ सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स देख लीजिएगा, ये सोल्यूबल साल्ट्स हैं एक्वस और ये इनसोल्यूबल साल्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये भी। टू प्रिपेयर साल्ट वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज़ करेंगे, टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन। टाइट्रेशन वो होगा जिसमें सोल्यूबल साल्ट बनेगा सोल्यूबल रिएक्टेंट के साथ, न्यूट्रलाइजेशन वो होगा जिसमें सोल्यूबल साल्ट बनेगा मतलब इनसोल्यूबल रिएक्टेंट के साथ। ये प्रेसिपिटेशन वाला मेथड है, सॉरी प्रेसिपिटेशन कह रहा हूँ, एक्सेस मेटल वाला मेथड है, ये प्रेसिपिटेशन वाला है, ठीक है। ये अब प्रिपेयर करने का तरीका है, कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, मैं आप इनके स्टेप्स पे नहीं जा रहा, मैंने बस इसको इन्वेस्टिगेट करवाना था आपको कि कैसे कर सकते हैं आप। तो ये देख लीजिएगा इसको, ये इसको हिलाते रहेंगे, ये जस्ट ये देखेंगे, ये जस्ट कलर है, वाइट टाइल के ऊपर रखेंगे ताकि हमारा कलर बहुत अच्छा नजर आए। ये जस्ट कलर आना चाहिए, वो ना हो उधर बैठना शुरू हो जाओगे भाई पर्पल पिंक डार्क ब्लू कलर आए तो ही हो, तो जस्ट कलर आएगा। तो आप देख लीजिएगा इसको, ये भी इन्वेस्टिगेशन है सारी की सारी, इसको आप पढ़ेंगे खुद ही। ये मोर कंसनट्रेटेड है, अब इसका सोल्यूशन ए इज़ नीडेड मोर देन द एसिड सोल्यूशन बी, सो ए इज़ मोर कंसनट्रेटेड, ठीक है। ये देख लो, यहाँ से पता चल रहा है सोल्यूशन ए जो है ना ज़्यादा हुआ है, सोल्यूशन बी कम यूज़ हुआ है, इसका मतलब है सोल्यूशन बी जो है ना, सॉरी सोल्यूशन ए जो है ना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, इधर देखो, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़्यादा एसिड यूज़ हो रहा है, इधर भी ऐसा ही होगा। ये भी न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है, इसको खुद से पढ़िएगा, आसानी के साथ हो जाएगा आपका। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसमें अंदर प्रेसिपिटेट बनता है, ये देखिए प्रेसिपिटेट बना हुआ है। क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ये अब आप खुद ही करेंगे, मतलब ये तो पेपर में दिए होंगे ना, इसमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर में दिए होंगे, बस इसको पहचानने और ढूंढने का तरीका ढूंढ ले। मैंने 2 पेपर करवाए हैं, उसके अंदर होगा, 2 पेपर अभी भी मैं सेंड करूँगा, मैं 2023 का 1 अक्टूबर नवंबर का और 1 मई जून का सेंड करता हूँ, और दूसरा आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, आप देख लीजिएगा, ये सारे हैं, इसका याद करने की क्या ज़रूरत है। फ्लेम टेस्ट देख लीजिएगा, फ्लेम टेस्ट क्या होता है, क्लीन प्लाटीनियम वायर लेते हैं, इसको अगर कोई लिक्विड है डिपिंग इन कंसिडर डिप द वायर इन द साल्ट, ठीक है, और उसके बाद उसको ब्लू फ्लेम के ऊपर लेके आएंगे, और ये सारा उसका तरीका कार है। अगर कोई लिक्विड हो, ये फ्लेम्स है, अगर कोई लिक्विड होगा ना उसके अंदर, हम लिक्विड के अंदर ही, मतलब मेरे पास कोई साल्ट है, उसके अंदर पोटाशियम आयन है, वो लिक्विड की फॉर्म में है, तो मैं लिक्विड के अंदर ये अपनी वायर डिप कर दूँगा और बाद में सेम प्रोसीजर के साथ करूँगा। ये फ्लेम्स हैं, ये भी पेपर के पीछे आपको गिवन आएंगे, ठीक है। ये वाटर केमिकल टेस्ट कर जाइएगा, ठीक है। इसमें वो बारक्लोराइड वाला है, पिंक वाला है, और कॉपर सल्फेट वाला है, ये वाला खुद करके जाइएगा, ये नहीं आएगा। अल्कीन वाला भी नहीं आएगा, ये भी खुद करके जाइएगा। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड वाला भी खुद करके जाइएगा। ये इनके कुछ कलर्स हैं, ठीक है, जो आपको याद होने चाहिए कि इनके क्या क्या कलर्स हो सकते हैं, जो कॉमन आपके एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आए हुए हैं, मैंने ये लिख दिए हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर गैस बनती है आपकी, यूजिंग ए गैस रेंज, तो वो ये सारा मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन मिक्सर है, इसमें कोई गैस बनी है, वो यहाँ पे आ गई है, हमने स्टॉप बार के साथ ना एट द बिगिनिंग रिएक्शन इज फास्ट बिकॉज मोर पार्टिकल आर कोलाइडिंग, जैसे जैसे रिएक्शन खत्म होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो पता चलता जाएगा कि ज़्यादातर जो रिएक्शन है ना
क्या उसका नाम है, वो हो गया स्लो क्योंकि पार्टिकल्स कम हो गए, रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है ना, तो पार्टिकल कम हो रहे हैं तो रिएक्शन स्लो हो गया। ये एंड पॉइंट आ गया इसका, ये देखें 1A2P। एक्सपेरिमेंट 2 इज़ फास्टर दैन A, एक्सपेरिमेंट 1 इज़ स्लोअर, जिसकी स्लोप ग्रेडियंट है, ये देखें 3 सबसे ज़्यादा फास्ट है, 2 उससे कम है, A उससे कम है, 1 उससे कम है। तो इंक्रीज इन रेट इन एक्सपेरिमेंट 2 में भी ड्यू टू के अंदर इंक्रीज क्यों है, टेम्परेचर हाई कर, कोई भी रिएक्शन का रेट बढ़ता है हाई टेम्परेचर करने से, हाई कंसनट्रेशन करने से, हाई प्रेशर करने से, कैटलिस्ट अच्छा यूज़ करने से, या सरफेस एरिया बढ़ाने से, इन 5 तरीक़ों से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। ये दूसरा तरीका चेंज इन मैस वाला, इसमें भी गैस प्रोड्यूस होती है लेकिन उस गैस को हम क्या कर देते हैं, एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं और उसकी वजह से आपका मैस कम हो जाता है, और ये वाला तरीका आता है। इसमें भी 2 वाला जो है ना वो ज़्यादा जल्दी हुआ है कि उसमें लॉस ऑफ मैस जल्दी हुआ है, लेकिन लॉस ऑफ मैस होना एक जितना ही, प्रोडक्ट उतनी ही बनेगी, लेकिन आप कंसनट्रेशन बढ़ाने से, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से, कैटलिस्ट अच्छा यूज़ करने से रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, प्रोडक्ट उतनी बनेगी। इफ ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, आप देख लीजिएगा कैसे देख सकते हैं, आँख से शीशा लगा के देखिएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये इनके आंसर्स लिखे हुए हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको कवर आ जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। एथेनॉल की प्रिपरेशन आ सकती है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज आ सकता है, इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा। ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम पेट्रोलियम, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन और क्रैकिंग से बना सकते हैं, ये भी आपको पता ही है, आपने मैंने किया P2 ताज़ा ताज़ा लेके आए तो अंदाज़ा होगा। ये कुछ इसके यूजेस हैं, ये तो खैर अभी नहीं आएंगे। कंपेयर द वैल्यूज़ ऑफ फ्यूल्स, ये भी देख लीजिएगा फ्यूल की वैल्यूज़ कैसे हम कर सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़िए। इलेक्ट्रोलिसिस वाला आ सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस वाले में आप प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बड़े ध्यान से जाइएगा, कैथोड और एनोड की जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत अच्छे से करके जाइएगा। मैंने आपको हर दफ़ा आपको रूल्स लिखवाएं, अगर अभी भी नहीं आते तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूँगा। ये कुछ की एग्जांपल उसमें दी हुई है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, या यही कर जाएँ सारे, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका, सारे ही हैं इसके अंदर। प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर में आप याद रखिएगा, इम्प्योर और प्योर कॉपर, ठीक है, ये प्योर कॉपर का कैथोड होगा आपके पास और इम्प्योर कॉपर का एनोड होगा। सारा प्रोसीजर नीचे लिखा हुआ है, रिएक्शन लिखा हुआ है, कंडीशंस लिखी हुई हैं, जो जो ऑब्जर्वेशन रहेंगी वो भी लिखी हुई हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी मैंने आपको बताया था, ये भी सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। रिएक्शन है मेटल के साथ, ठीक है, मेटल का किसी पानी के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये सारी चीज़ें इसमें से होंगी, ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। कैल्शियम है कोल्ड वाटर के साथ, उसका ये रिएक्शन है, ये भी अच्छे से देख लीजिएगा। मैग्नीशियम पानी के साथ कैसे रिएक्ट करती है, इसका भी देख लीजिएगा। ये सारा आप लोगों ने पढ़ना ही है, मतलब सारी चीज़ें वही है, आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। जिंक कैसे करता है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 मेटल्स के लिए, तो ये बहुत आसान है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप क्या करेंगे, 2-3 चीज़ों के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जो मेटल ज़्यादा अच्छी रिएक्ट करती है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो उससे कम करती है वो कम रिएक्टिव है, जो उससे कम करती है वो उससे कम रिएक्टिव है। तो ये एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ये भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, लेकिन चांस लेने का क्या फ़ायदा, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ये सारे कलर्स हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐसे रिएक्ट करता है, ये बबल्स फिजिनेस हो रही है, जिंक एसिड के साथ ऐसे रिएक्ट करता है, कॉपर एसिड के साथ ऐसे रिएक्ट करता है, ये कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है इसका। ये क्रोयन वाला टेस्ट है, इसको देख लीजिएगा, कंडीशन सारी बताई हुई हैं, ठीक है, इसको खुद ही प्लान कर लीजिएगा सारा, ये प्लानिंग बताई हुई है, एक ऐसे प्लान करेंगे सारा टेस्ट करने के लिए। रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर हमारे पास कार्बन बनती है, ठीक है, कार्बन हमारा एनोड होता है, ये सारा एनोड जो है ना ये कार्बन का है, उसके वो ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट बनती है उसके साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में आता जाता है, इसलिए हम बार बार एनोड को ना रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये सारा जो हमारा एनोड है ये रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन आ सकता है आपको, इसका देख लीजिएगा, ये अभी आपको आता ही है, ठीक है। और कन्वर्जन ऑफ ये नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं है, स्टील वाला नहीं है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स कार्बोनेट, ये भी नहीं है। ये देख लीजिएगा एक दफ़ा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी देख लीजिएगा, जो भी गैस प्रोड्यूस हुई है इसके अंदर क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया है। फर्टिलाइज़र देख लीजिएगा एक दफ़ा, ये भी मैंने इन्वेस्टिगेशन का सारा लिख दिया है, और ये आपका हो गया है सारा का सारा एंड, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने जितनी शॉर्ट करके बना सकता था